हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के बारे में। कल से हमने चर्चा शुरू करी थी मैकियावेली पर। कल हमने देखा कि मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। इसके साथ साथ मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। उसे अपने युग का शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि समकालीन परिस्थितियों का उसके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, उसकी विचारधारा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। समकालीन परिस्थितियों का उसके राजनीतिक दर्शन पर जो है प्रभाव परिलक्षित होता है, उसके राजनीतिक सिद्धांतों पर, उसकी नीतियों पर उसका प्रभाव परिलक्षित होता है, इसलिए उसको अपने युग का शिशु माना जाता है। आज हम बात करेंगे मैकियावेली की पद्धति के बारे में, मैकियावेली के मानव स्वभाव के बारे में, जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे उसके बारे में। मैकियावेली की पद्धति के बारे में कहा जाता है कि अमूर्त सिद्धांत पर आधारित मध्यकाल की निगमनात्मक पद्धति का अंत किया। अर्थात मैकियावेली ने अब से पूर्व मध्यकाल में जो निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियाँ प्रचलित थी, जैसे कि प्लेटो ने उसका प्रयोग किया था। प्लेटो ने निगमनात्मक अध्ययन पद्धति के आधार पर आदर्श राज्य की कल्पना करी थी, दार्शनिक शास्त्र की कल्पना करी थी। मैकियावेली ने इस चीज़ का अंत किया और उन्होंने इसके स्थान पर अरस्तु का अनुसरण करते हुए अनुभूति प्रधान अध्ययन पद्धति अपनाई। अर्थात अरस्तु की तरह उन्होंने यथार्थवादी अध्ययन पद्धति अपनाई। अनुभवात्मक अध्ययन पद्धति को उन्होंने अपने अध्ययन के लिए अपनाया, अपने सिद्धांत निर्माण के लिए उन्होंने उन्हें अपनाया। उसकी पद्धति, इसलिए उनकी पद्धति उसको ऐतिहासिक कहा जाता है, पर्यवेक्षणात्मक कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है, तुलनात्मक और यथार्थ कहा जाता है। अर्थात उन्होंने अनुभवात्मक अध्ययन के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति, वैज्ञानिकता का भी सहारा लिया, तुलनात्मक अध्ययन का भी सहारा लिया। तो इस प्रकार से उनकी पद्धतियाँ जो थी वो यथार्थवादी थी और इसलिए इन अध्ययन पद्धतियों को आगमनात्मक अध्ययन पद्धतियाँ कहा जाता है। फिर आते हैं मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो मैकियावेली मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित थे। अर्थात तत्कालीन परिस्थितियों में इटली की जो परिस्थितियाँ थी, इटली की जो वातावरण था, उसके आधार पर उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार निकल के आते हैं। उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला होता है। अर्थात उन्होंने होब्स की भांति ही मानव स्वभाव को स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला, आसुरी प्रवृत्ति वाला माना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मनुष्य ईर्ष्यालु है, महत्वाकांक्षी है। अर्थात मनुष्य को उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सदैव ईर्ष्या करता रहता है, शक्ति प्राप्त करने की ईर्ष्या करता रहता है, अर्थ प्राप्त करने की ईर्ष्या करता रहता है और वो सदैव स्वयं की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता रहता है। वो सदैव जो है वो अपने आप को प्रगतिशीलता की ओर ले जाने का प्रयास करता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो दूसरे व्यक्तियों के हित को नहीं सोचता, वो नैतिकता को पीछे छोड़ देता है, वो नैतिकता का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इसलिए मैकियावेली ने होब्स की बातें ही मनुष्य को ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी कहा। इसके साथ साथ मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता भी उन्होंने बताई कि समस्त जो बातें हैं वो मनुष्य की इच्छा तत्व की प्रधानता के कारण होती है। समस्त जो भी मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ होती है, मनुष्य के जो क्रियाकर्म होते हैं या जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो उसकी इच्छा तत्व के प्रधानता के कारण होते हैं। अर्थात मनुष्य की इच्छा प्रबल होती है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने चाहता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सदैव तत्पर रहता है और उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए वो कभी भी अनैतिक साधनों को भी अपना सकता है। वो किसी भी प्रकार की जो है दानवी प्रवृत्ति को भी अपना सकता है। तो इस प्रकार से मैकियावेली ने माना कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होने के कारण वो स्वार्थी होता है और महत्वाकांक्षी होता है। फिर अब हम देखेंगे कि उसकी मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा की आलोचना। उनके मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा की आलोचना में सबसे पहली बात है कि मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकाकी है। अर्थात आलोचकों ने माना
कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव की ये जो धारणा व्यक्त की है, या मानव स्वभाव संबंधी उनकी जो धारणा है वो नितांत एकाकी है। वो मानव स्वभाव के सिर्फ एक पक्ष के बारे में बात करता है, वो मानव स्वभाव के दूसरे पक्ष को देख ही नहीं पाता है। वो मानव स्वभाव को अनैतिक मानता है, उसे भ्रष्ट मानता है, उसे स्वार्थी मानता है, लेकिन उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया या इसको अनदेखा करा है उन्होंने कि मानव जो है वो अनैतिक ही नहीं होता, मनुष्य नैतिक भी होता है, वो एक सामाजिक प्राणी भी होता है। इसके साथ साथ मनुष्य जो है स्वार्थी लोभी ही नहीं होता, बल्कि परोपकार की भावनाएं भी उनमें होती हैं। दूसरी जो आलोचना है वो है संपूर्ण मानव जाति के लिए सार्वभौम सत्य नहीं है। अर्थात मैकियावेली ने जो सिद्धांत निर्माण किया कि मनुष्य जो है पापी होता है, अन्यायी होता है, तो ये जो उन्होंने जो धारणा व्यक्त करी या ये जो सिद्धांत उन्होंने निर्माण किया वो तत्कालीन इटली की परिस्थितियों को देखते हुए, तत्कालीन इटली के वातावरण को देखते हुए उन्होंने मानव जाति के लिए ये धारणा निर्धारित करी। और ये धारणा जो है संपूर्ण विश्व पर लागू नहीं हो सकती। संपूर्ण विश्व के व्यक्ति उस समय के इटली के व्यक्तियों के जैसे स्वार्थी, झगड़ालू नहीं हो सकते। तो इस आधार पर भी आलोचकों ने उनकी इस विचारधारा की आलोचना करी। तीसरी बात है कि अत्यंत सीमित और संकुचित विचारधारा, अर्थात मैकियावेली की जो विचारधारा है वो मनुष्य जीवन के बारे में बहुत ही सीमित और संकुचित तरीके से सोचती है। वो ये नहीं देखती कि मनुष्य जो है इतना उसमें इतनी अनैतिक धारणाएं हैं, या उसका स्वभाव इतना खराब हो रहा है इस समय, या वो अनैतिक धारणाओं से ग्रसित है, या उसका जो विचारधाराएं हैं वो कुटिल हो चुकी है, तो उनको सुधार कैसे किया जाए इस बारे में वो नहीं सोचता। वो सिर्फ मानव स्वभाव का विश्लेषण कर देता है कि मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, घोर पापी है, अनैतिक है। वो उनके सुधार के संदर्भ में कोई विचार व्यक्त नहीं करता। तो आलोचकों ने कहा कि ये भी मैकियावेली की कमी है। फिर है अतार्किक और अवैज्ञानिक, अर्थात मैकियावेली जो है वो अपने मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है या मानव स्वभाव के जो दोष है उनको मनोवैज्ञानिक स्तर पर सही साबित नहीं कर पाता, या मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनको वो सिद्ध नहीं कर पाता, और ना ही वो हॉब्स की तरह मानव स्वभाव के दोषों को तार्किक रूप से सिद्ध कर पाता है कि ये वो जिस प्रकार से हॉब्स ने तर्क देते हुए कहा था कि मनुष्य जो है, मानव स्वभाव जो है इन परिस्थितियों के कारण हिंसक हो रहा है, या जो है उसमें इन दोषों की अवस्थिति है। तो मैकियावेली जो है वो अतार्किक रूप से, अवैज्ञानिक रूप से जो है अपनी बात को कहता है। अब हम बात करेंगे नैतिकता और धर्म संबंधी विचार, अर्थात मैकियावेली की विचारधारा में सबसे प्रमुख विचारधारा जो है वो है उनकी नैतिकता और धर्म संबंधी विचारधारा। अर्थात उन्होंने धर्म को और नैतिकता को राजनीति से अलग करने की बात कही थी, राजनीति से पृथक्करण की बात कही थी। राजनीति को धर्म और नीति के प्रभाव से सर्वदा मुक्त और स्वतंत्र करना, यह विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग कर देती है। अर्थात प्राचीन काल में भी और मध्यकाल के विचारकों के द्वारा भी जो है राजनीति को नीति से संबंध करके देखा जाता था। राजनीति में नीति का होना उनके लिए बहुत आवश्यक होता था। वो ये मानते थे कि राजनीति में जब नैतिकता अवस्थित रहती है तो राजनीति जो है वो सही तरीके से कार्य करती है, या जो शासक वर्ग जो है वो नैतिक रूप से कार्य करता है, वो धर्म का पालन करता है। लेकिन मैकियावेली ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति से धर्म और नैतिकता से पृथक्करण की बात उन्होंने कही। उनसे पूर्व सोफिस्टो विचारक के अतिरिक्त सभी यूनानी विचारक जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने नैतिक जीवन को बहुत महत्व दिया था और राजनीति में भी नैतिकता की अवस्थिति होने की उन्होंने बात कही थी, क्योंकि उन्होंने ये माना था, जैसे अरस्तु ने, सुकरात ने, प्लेटो ने ये माना था कि यदि राजनीति से नैतिकता हटा दी जाती है तो वो भ्रष्ट हो जाती है, वो अनैतिक हो जाती है। तो इस प्रकार से मैकियावेली के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, या उनकी एक पहचान बन गई है कि उन्होंने यूनानी विचारकों में सबसे पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करने की बात कही थी। मैकियावेली पहला ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता से औपचारिक रूप से अलग कर दिया था। इसके साथ साथ मनुष्य को ईश्वरीय कानूनों के निर्देशों की आवश्यकता
नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा था कि मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मनुष्य को अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करने के लिए उसको ईश्वरीय कानूनों की निर्देशों की पालना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने माना था कि कोई सार्वभौमिक कानून नहीं है, कोई ईश्वरीय कानून नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। तो मनुष्य जो है अपना जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करे, तो वो स्वयं के कर्मों के, स्वयं के कार्यों के माध्यम से वो उसको प्राप्त कर सकता है। राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। मैकियावेली ने यह भी कहा कि राज्य के द्वारा भी नैतिकतापूर्ण चीज़ों को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी धर्म के पालन की आवश्यकता है, बल्कि राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा अपने राज्य को एकीकृत बनाए रखने के लिए और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए जो भी साधन संभव हो उसे अपनाए जाना चाहिए। मैंने शुरुआत में कल कोटेशन बताया था कि मैकियावेली ने कहा था कि साधन जो है सभी उपयुक्त होते हैं, साध्य जो है वो उच्च होना चाहिए। ये साध्य जो है वो प्रमुख माना जाता है और इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग लिया जा सकता है। बाद में साधनों को भी अपना लिया जाता है और साध्य के आधार पर प्रशंसा ही हमें हाथ लगती है। तो इस प्रकार से उन्होंने राज्य के लिए भी निर्देश दिया कि राज्य के लिए या राजा के लिए आवश्यक है कि वो अपने राज्य को एकीकृत बनाए रखे, शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन वो अपना ले, चाहे वो नैतिक साधन हो, चाहे छल कपट वाले साधन हो, चाहे अनैतिक साधन हो, वो सभी प्रकार के साधन अपना सकता है। बस उसे अपने राज्य की रक्षा करनी है, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाए रखना है, अपने राज्य को जो है एकीकृत बनाए रखना है। आगे है मैकियावेली का कथन है कि न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः स्वतंत्र करना चाहिए। साधन ही साधनों का औचित्य है, साध्य ही साधनों का औचित्य है। अर्थात मैकियावेली ने कहने का प्रयास किया कि कोई प्राकृतिक कानून नहीं है और न ही कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई अधिकार है। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः स्वतंत्र करते हुए, साध्य की प्रधानता रखते हुए साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात साध्य जो है वो उच्च होने चाहिए, वो सर्वोच्च होने चाहिए और उनकी प्राप्ति करने के लिए किसी भी प्रकार के साधनों को अपनाया जा सकता है। मैकियावेली द्वारा राजनीति का नीति से संबंध विच्छेद किए जाने के कारण, कुछ कारण हैं जिनके माध्यम से मैकियावेली ने जो है राजनीति को नीति से संबंध विच्छेद किया था। सबसे पहला है राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानना। अर्थात मैकियावेली ने राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन माना था, इसलिए उन्होंने कहा कि राजा की शक्ति बनाए रखना, राज्य को सर्वोच्च बनाए रखना, राज्य को सर्वशक्तिमान बनाए रखना, ये जो है मुख्य साधन होना चाहिए। और इसके लिए नीति यदि आड़े आती है तो उसका विच्छेद कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण। अर्थात मैकियावेली जो थे वो यथार्थवादी दृष्टिकोण का पालन करने वाले थे। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में देखा था कि जो शासक वर्ग है या जो अधिकारी वर्ग है ये नैतिक बातें करते हैं, नैतिकता का प्रयोग उनके द्वारा शासन शक्ति के प्रयोग में या शासन का संचालन जब किया जाता है तब उनके द्वारा नैतिकता का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी थी, यथार्थ में उन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया था और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि नैतिकता जो है वो यथार्थ रूप में इतनी कारगर सिद्ध नहीं होती है जितना कि अनैतिक रूप से किसी भी कार्य को किया जा सकता है। तो इस प्रकार यथार्थवादी दृष्टिकोण होने के कारण उन्होंने जो है नैतिकता का इतना प्रबल जोर नहीं दिया नैतिकता पर, और उन्होंने कहा कि साध्य ही जो है सर्वोच्च होना चाहिए, साधनों के ऊपर नहीं देखना चाहिए कि साधन नैतिक हो या नैतिक दृष्टि से सही हो या धार्मिक दृष्टि से ठीक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है मानव प्रकृति के संदर्भ में विशिष्ट धारणा। अर्थात मैकियावेली ने मानव प्रकृति के संदर्भ में उनकी विशिष्ट धारणा थी। वो मानव स्वभाव को जो है क्रूर मानता था, ईर्ष्यालु मानता था, महत्वाकांक्षी मानता था, अनैतिक मानता था, और इसी संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, व्यक्ति स्वार्थ के लिए जीता है, व्यक्ति जो है अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जीता है और उसी के लिए वो है जीवन भर कार्य करता है। तो इसलिए भी उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग करने की बात कही, राजनीति का धर्म और नैतिकता से
जो है विच्छेद करने की उन्होंने बात कही। फिर है शक्ति को और वीर पुरुषों में अत्यधिक महत्व। उन्होंने शक्ति को बहुत महत्व दिया था, इसके साथ साथ शक्तिशाली राजा को, वीर पुरुषों को बहुत अधिक महत्व दिया था। और उन्होंने कहा था कि उनके उद्देश्य जो है वो श्रेष्ठ होने चाहिए, उनके उद्देश्यों की पूर्ति अर्थात शक्ति प्राप्त करने की जो उनकी लालसा है वो पूरी होनी चाहिए। शक्ति बनाए रखना जो है उनका उद्देश्य वो पूरा होना चाहिए। और उसके रास्ते में यदि नैतिकता आड़े आती है, धर्म आड़े आता है, तो उसे नकार देना चाहिए। नैतिकता के बारे में उनकी जो विचारधारा थी, या राजनीति और नैतिकता के संबंध विच्छेद के बारे में उनकी जो विचारधारा थी, उसकी आलोचना विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत की गई। सबसे पहली है मानव समाज में धर्म और नैतिकता के महत्व को आंकने में असमर्थ। अर्थात मैकियावेली जो थे वो मानव समाज में धर्म और नैतिकता के जो महत्व है उसको मापने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनके जो समाज में या तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें उन्होंने धर्म को जो है या धर्माधिकारियों को जो है वो भ्रष्ट आचरण करते हुए देखा था, अनैतिक आचरण करते हुए देखा था, अनैतिकता का बोलबाला देखा था, और धर्माधिकारियों को ढोंग करते हुए देखा था, भ्रष्ट आचरण करते हुए देखा था, स्वार्थ सिद्धि करते हुए देखा था। तो ऐसे में उन्होंने धर्म और नैतिकता के महत्व को उन्होंने नहीं समझा और उसी आधार पर उन्होंने अपनी सिद्धांत रखा या इसी आधार पर उन्होंने अपनी बात कही। इस संदर्भ में सेबाइन का ये मानना है कि 16वीं सदी के प्रारंभ में मैकियावेली ने यूरोपीय विचारधारा को बिल्कुल गलत रूप से चित्रित किया। उसकी 2 पुस्तकें लिखी जाने के 10 वर्ष के भीतर ही प्रोटेस्टेंट धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण राजनीति और राजनीतिक चिंतन मध्य युग की अपेक्षा धर्म से अधिक संबंध रखेगी। अर्थात सेबाइन ने कहने का प्रयास किया कि उसकी विचारधाराओं के कुछ समय पश्चात या उसकी पुस्तकों के 10 वर्ष के पश्चात वापस धर्म को जो है धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण धर्म को जो है वापस महत्व दिया जाने लगा और राजनीति और धर्म को जो है वापस संबंध करके या एक दूसरे से संबंधित करके देखा जाने लगा। अगली बात जो है या अगली आलोचना है कि मैकियावेली स्पष्टदर्शी थे परंतु दूरदर्शी नहीं थे। इस संदर्भ में मूरे का कहना है कि मैकियावेली स्पष्टदर्शी थे परंतु दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने इस दृष्टि से कभी भी चीज़ों को देखने का प्रयत्न नहीं किया कि उन्हें कैसा होना चाहिए। उन्होंने हमेशा उन्हें उनके यथार्थ रूप में देखा। उन्होंने चालाकी को राजनीतिज्ञ की कला मान लेने की भूल की। अर्थात मैकियावेली के बारे में मूरे का कहना ये है कि मैकियावेली यथार्थवादी थे परंतु दूरदर्शी नहीं थे। अर्थात उन्होंने चीज़ों को जैसा है उसको वैसा ही देखा और उसी आधार पर उन्होंने अपनी विचारधाराएं रखी, अपने दर्शन रखे, अपने सिद्धांत उन्होंने बनाए, अपनी नीतियाँ उन्होंने बनाई। परंतु उन्होंने दूरदर्शिता के आधार पर ये नहीं देखा कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या सुधार हो सकता है या वर्तमान जो स्थितियाँ हैं उसमें किस प्रकार से सुधार हो सकता है, उसमें किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं। इन चीज़ों को उन्होंने नहीं समझा और उन्होंने मानव स्वभाव को चालाकी से परिपूर्ण समझते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञों की एक कला होती है कि राजनीतिज्ञ जो है वो चालाक होते हैं और वो अपनी चालाकी के आधार पर, धूर्तता के आधार पर जो है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। अगला है राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद उसे भ्रष्ट कर सकता है। अर्थात आलोचकों ने ये भी आशंका व्यक्त की कि राजनीति से यदि धर्म को नैतिकता से अलग कर दिया जाता है तो हो सकता है कि राजनीति इससे भी ज़्यादा भ्रष्ट हो जाए और राजनीति जब भ्रष्ट हो जाएगी तो वो समाज की जो संपूर्ण व्यवस्था है उसको तहस नहस कर देगी, संपूर्ण समाज का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैकियावेली को जो है राजनीति को धर्म से अलग करना ये सही नज़र नहीं। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ ताकि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे।